झारखंड एक ऐसा प्रदेश जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना ही जाता है, लेकिन गाहे बगाहे झारखंड राष्ट्रीय पटल पर भी छा जाता है। यहाँ की राजनीति कभी कभार देश को प्रभावित जरूर करती है और हम आपके साथ इसलिए जुड़े हैं कि झारखंड में एक बार फिर से उपचुनाव होने जा रहे हैं। जी हां, आप सही समझ रहे हैं। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में पड़ने वाले घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव होना है। उपचुनाव क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां के विधायक रामदास सोरेन की आकस्मिक निधन हो गया और उसके बाद वहां पे उपचुनाव होना है। वो जेएमएम के विधायक थे और लंबे समय से उस क्षेत्र के विधायक भी रहे और राजनीति में सक्रिय रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर का विशेष कार्यक्रम। मैं प्रदीप अर्जुन महतो स्वागत करता हूं इस खास कार्यक्रम में। और घाटशिला उपचुनाव पर चर्चा के लिए हमने स्टूडियो में बुलाया है झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा सर को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभात खबर में। धन्यवाद सर, घाटशिला में उपचुनाव होना है। सबसे पहला सवाल सर यही कि घाटशिला में आप किसका पलड़ा भारी देखते हैं? किस पार्टी का? एनडीए का, महागठबंधन का, या एक तीसरी ताकत जो उभर रही है जेल के जयराम महतो का? क्या कहेंगे सर? ये कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं होने जा रहा है, ये उपचुनाव है जी, उपचुनाव है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा महत्व भी नहीं रहेगा। कुछ महत्व रहेगा जिसके कारण से इसका कोई असर, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है सरकार पर या कोई और मैसेज जी। तो ये मान लीजिए है। जहां तक पलड़ा भारी का बात है, तो ये जब उपचुनाव होता है किसी भी है और खास तौर पर निधन के बाद, तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट हावी होता है जी। इसमें दो तीन चीजों को गौर करना पड़ेगा। पहला यह है कि रामदास सोरेन जी जेएमएम के विधायक थे, मंत्री थे और बड़े आंदोलनकारी थे उस एरिया के, उनकी अपनी पकड़ थी जी। और उनका जब निधन हुआ तो उस एरिया के पर उसका असर पड़ा ही है। सवाल है किसको आप उतारेंगे अपोजिशन से जी। तो इसमें बहुत क्लियर है कि वो सीट घाटशिला में सत्ता पार्टी की ओर से है, रामदास सोरेन के परिवार को ही टिकट मिलने की संभावना 99% है जी। 1% आप अलग कर सकते हैं, इसलिए ना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की परंपरा रही है, वो एक अपने हिसाब से चलते हैं। उनकी पार्टी में यह बना है कि अगर कोई सीट किसी का है, निधन होता है, तो पहला हक उसके परिवार का बनता है जी। और निर्णय झारखंड में ही करना है, कोई दिल्ली में निर्णय होना नहीं है। तो रामदास सोरेन जी के परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट मिलेगा, बेटे सोमेश को मिले टिकट या उनकी रामदास सोरेन जी की पत्नी को मिले, ये परिवार को तय करना है। उठा करके डॉक्टर जगन्नाथ महतो जी का जब निधन हुआ था जी, तो तय हुआ कि क्या करना है। तो बेटे की उम्र नहीं थी, तो पत्नी को, बेबी महतो जी को टिकट दिया गया। तो यहां पर जेएमएम बहुत पावरफुल उस मायने में अंसारी के साथ भी हुआ। हाँ, पहले भी रहा है। सुधीर महतो के निधन के बाद सविता महतो को टिकट दिया गया है। उसके ये सुनील महतो की मौत के बाद, हत्या के बाद टिकट सुमन महतो जी को मिला था, पार्लियामेंट में है। सर, इधर भी जब दो जेएमएम के विधायकों की सदस्यता गई थी किसी मामले में, सिल्ली समित महतो की और गोमिया से योगेंद्र प्रसाद की, दोनों समय जेएमएम के विधायक थे, तो उनकी पत्नियों को ही टिकट दिया गया था। परंपरा और उन्होंने जीत भी हासिल की है, तो ये क्लियर है। एक दूसरा कि वो पूरा बेल्ट में बहुत पावरफुल है जेएमएम, इसलिए कि ट्रैवल्स वोट वहां बहुत ज्यादा है। वो आदिवासी बहुल इलाका है, रिजर्व सीट तो है ही है, तो उस कारण से भी असर है। तीसरा कि देखेंगे, परंपरा देखेंगे है, तो भाजपा का वहां पे बहुत एक बार लक्ष्मण टुडू जीते थे, है नहीं तो उस एरिया में कब्जा रहा है आमतौर पर, या तो प्रदीप आलमुची थे कांग्रेस के, उनका था, या फिर जेएमएम का रहा है। और चूंकि दोनों साथ हैं इस बार कांग्रेस और जेएमएम तो गठबंधन में रहेगा है। दूसरा बीजेपी की ओर से है, तो उसमें दो तीन नाम आ रहे हैं। एक तो चंपई सोरेन जी जब जेएमएम से भाजपा में गए, तो उनकी अपनी मांग थी, और उनके बेटे बाबूलाल जी वहां से चुनाव लड़े थे, विधानसभा का चुनाव, वो चुनाव हार गए थे। तो इस बार फिर वो उनका दावा तो बनता ही है, जो 22,000 के आसपास से हारे थे जी, 22,000 का का आंकड़ा होगा, तो वो दावा करेंगे है। तो मेरा अपना मानना है कि इन दोनों में ही, दोनों दल में ही, जेएमएम और बीजेपी में ही
सीधा संघर्ष होने को है। बाकी जो आप जितना कुछ देखेंगे हैं उसका कोई बहुत इंपैक्ट वहां पर नहीं पड़ने वाला है। इसमें देखने की बात होगी करके है कि क्या भाजपा वहां पे प्रत्याशी बदलती है, क्योंकि वहां पर रमेश हांसदा भी प्रयास कर रहे हैं, बाकी और भी नाम आता है, लेकिन यही दो नाम ज्यादा चल रहा है। सर, आपने प्रत्याशी बदलने की बात की तो चंपई सोरेन जी के जो बेटे हैं बाबूलाल सोरेन जी, कई बार उनके साथ कुछ विवाद भी जुड़ते रहे हैं। बीजेपी चाहेगी कि वहां पे नीट एंड क्लीन छवि वाले नेता को लेकर के आए, जैसे रमेश हांसदा की आप बात कर रहे हैं, या कोई और? तो देखना पड़ेगा ना कि क्या दिक्कत क्या होगी ना, कि जिसको आप टिकट नहीं दीजिएगा जो है, और ये चंपई सोरेन जी बड़े नेता रहे हैं, तो भाजपा भी नहीं चाहेगी कि उनको नाराज कर दें जी। अगर स्वतः वो बोल देते हैं कि हमारा बेटा चुनाव नहीं लड़ेंगे तो अलग मामला होता है, लेकिन तैयारी वो भी कर रहे हैं, तैयारी है। तो अगर सहमति से होगा तो टक्कर होगी, लेकिन जेएमएम का एक आधार बना हुआ है, सेंटिमेंट उसके साथ है, सब कुछ है, और लोग भी देखते हैं कि जिसकी सरकार है उसको जिताएंगे तो फायदा होगा, हमारा जो विधायक है वो मंत्री बन सकता है, और परंपरा रही भी इधर भी है। तो ये सब लेकर भी अगर आप देखेंगे है तो कहीं ना कहीं उसमें जेएमएम जो है थोड़ा सा तो भारी दिखता ही है। हम कमजोर नहीं कर रहे हैं बीजेपी को, है क्योंकि बीजेपी के पास वो एरिया उनका अपना चंपई सोरेन का जो काम किया इलाका है उसके कारण मजबूत है जी। बीजेपी के ये जो कैडर वोट होता है वो होता है तो उसके कारण होता है। तो तीसरी बात जो बताया है वो पिछले चुनाव में 8,000 के आसपास वोटता है। अब देखना यह है कि इस चुनाव में वो सीधे प्रत्याशी को खड़ा करते हैं कि नहीं। ये एक पॉइंट बड़ा मायने रखेगा है कि चुनाव लड़ने का मन प्रतिभा बालमुची जी को भी है, कांग्रेस के रहे हैं जी, है तो दबाव रहेगा, और तो टिकट उनको मिलने वाला नहीं है, टिकट तो नहीं देंगे, कांग्रेस देगी, क्योंकि कांग्रेस को टिकट देने का मतलब है कि आपस में मतभेद होना सवाल ही नहीं है। तो अब देखना है कि जब उनको टिकट आप नहीं देंगे तब वो क्या करते हैं। चुनाव तो नहीं लड़ेंगे निर्दलीय, वो बहुत ही परिपक्व और समझदार लीडर होते हैं, लेकिन जब नहीं टिकट देते हैं तो मन भी नहीं लगता है करने का। तो ये सब चीजें इंटरनल फैक्टर बहुत काम करेगा। सर, आपने बता दिया कि कौन कौन से प्रत्याशी हो सकते हैं, किसका पलड़ा भारी है। इस उपचुनाव का क्या महत्व होगा सब झारखंड की राजनीति पर? देखिए, सत्ता में यह भी नहीं है कि एक सीट का अंतर है और चुनाव अगर जेएमएम हार जाता है तो सरकार गिर जाएगी। सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चुनाव जीते चाहे हारे, इससे कोई फर्क पड़ता है। भाजपा भी एक सीट अगर जीत भी जाती है, मान लीजिए कल्पना कर जीत जाती है, तो उससे कोई बहुत बदलाव नहीं होने वाला है। तो इस जीत और हार का सत्ता से कोई असर नहीं पड़ने वाला है, कोई बदलाव नहीं होने वाला है। बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी में जेएमएम और उसके गठबंधन है, बहुत क्लियर है। तो ये बस सर की एक प्रतिनिधित्व की बात हो जाएगी। नहीं, प्रतिनिधित्व का लाभ भी है। अंतर इतना ही पड़ता है कि जेएमएम अगर जीतता है, अगर लगाना है, चूंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता तो अगर लगता है जेएमएम जीतता है तो बोला कि हमारे भाई लोगों का समर्थन हमें में था, और आज भी देखिए कि हमारे साथ लोग हैं, तो ये बना रहेगा, है वो अपना रहेगा, और कुछ करना भी नहीं है। अब ये बोलेंगे भाजपा बोल सकती है कि नहीं, तो उनके इश्यूज थे और सेंटीमेंट था इसलिए वो जीत गए। अगर भाजपा सीट निकाल लेती है, मान लीजिए, सोच लीजिए करके है, तो ये मैसेज जाएगा, मैसेज देने का प्रयास करेंगे इसी का है कि देखिए सरकार की नीतियों से झारखंड के लोग खुश नहीं है, उपचुनाव भी जेएमएम हार गया। इतना ही अंतर है, खाली मैसेज देने का, क्योंकि अभी आम चुनाव होने में 4 साल बाकी है और इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, खाली कहने के लिए है बस। सर, हेमंत सोरेन के पिछले कार्यकाल के हमने देखा था कि जितने भी उपचुनाव हुए थे, सिर्फ रामगढ़ को छोड़कर, रामगढ़ में चूंकि कांग्रेस का विधायक था, तो वहां पे उपचुनाव सिर्फ हेमंत सोरेन लेड गवर्नमेंट हारी थी, वरना सारे उपचुनाव उन्होंने जीते थे। और इस कार्यकाल, दूसरे कार्यकाल में ये पहला उपचुनाव होने जा रहा है। तो क्या लगता है कि सरकार संगठन की तरफ से मतलब पार्टी को जिताने के लिए किस तरीके की तैयारी और हो सकती है कि मतलब वो ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो कायम रहे? नहीं, वो तो जेएमएम करता भी है। जेएमएम अब पहले वाला जेएमएम अगर कहेंगे कोई, वो नहीं है। जेएमएम बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, आपको पता भी नहीं चलता है, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चुनाव वो लड़ता है। उसको पता है कि आधुनिक तरीके से, पहले तक ये हो गया लड़ रहे हैं, संगठन तो बहुत मजबूत है। अच्छा, ये भी नहीं है कि चुनाव आपका झरिया का है, रांची का है, हजारीबाग का है, धनबाद का है, कोल्हान का है सर।
ये चुनाव रिजर्व सीट का है और कोल्हान में हो रहा कोल्हान का है कि रिजर्व जेएमएम सीट का जो है। दो मजबूत किला होता है, एक संथाल एक कोल्हान, वो तो गढ़ है। तो उसी में से सारे कोल्हान में होने जा रहा है। पिछले आम चुनाव में सिर्फ एक सीट रिजर्व सीट 28 में सिर्फ एक सीट भाजपा जीत पाई थी, वो भी चंपई सोरेन की सीट सरायकेला। और सरायकेला का भी बहुत बड़ा इलाका जो होता है वो है आदित्यपुर इलाका होता है, जो शहरी इलाका होता है। तो बहुत क्लियर रहा है कि रिजर्व सीट पर बहुत स्ट्रांग है जेएमएम, इसलिए उसके पक्ष में ये चीजें बहुत चीजें आगे आती है। हम उसका पक्ष किस कर ही रहे हैं, लेकिन है आधार बता रहा है। पिछले चुनाव का जो रिजल्ट है वो बताता है। देखिए उसके अलावा जो अभी पोलराइजेशन हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, या गवर्नमेंट की जो नीतियां रही, पॉलिसी रही है, वो सारा कुछ भी कहीं ना कहीं मैसेज देता है कि जेएमएम ने अपने वोट बैंक को बांध कर रखा है। एक पिछले चुनाव में मैया योजना और बिजली का बिल माफ, ये दो बड़े इशूज थे जो काम किया था। क्या होता अगर मैया योजना का पैसा नहीं दिया जाता जी, सरकार देने में असफल रहती, बिजली का बिल जो कमिटमेंट था जेएमएम का वो नहीं किया होता, तो इस चुनाव में वो इशू बनता कि जेएमएम ने या सरकार, हेमंत सरकार ने ये वादा किया और पूरा नहीं किया। तो जैसे भी हो, बिजली का बिल भी माफ हुआ और जी, मैया योजना का पैसा भी मिलता रहा है। तो बीजेपी के पास एक ही चीज है कि ठीक से गवर्नेंस सरकार नहीं कर पा रही। जो आपके होता है सरकार, ये होता है बस यही मैसेज जो जनरल है, पर्टिकुलर आप नहीं बोल सकते हैं। इसलिए उस सीट पर उपचुनाव जब हो रहा है तो उपचुनाव में हर तरीके से सत्ता पक्ष को लाभ मिलता ही है। यहां पर आधार भी उसका स्ट्रांग है। जेएमएम का जो वोट बैंक है ट्राइबल इलाके में है, रिजर्व सीट है, तो इसीलिए मुझे बहुत अवसर नहीं दिखता है अपोजिशन के लिए। ऐसे कोई अप्रत्याशित हो जाए, भीतरघात हो जाए, टिकट किसी और को मिल जाए, है ना, या टिकट देने से नाराजगी हो जाए पार्टी के अंदर में, ये सब की संभावना नजर नहीं हमारे जैसी स्थिति देखने को नहीं, सवाल ही नहीं है। बिल्कुल अलग है, कोई तो नहीं। तो ये जेएमएम का संगठन बहुत स्ट्रांग हो गया है और इस चुनाव में भी वो लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हाँ, पूरी ताकत के साथ उपचुनाव में बहुत ताकत लगानी भी नहीं है, लेकिन वो लोग ताकत से चुनाव जेएमएम लड़ेगा भी। कैडर वोट है ना, कैडर वोट है, उनका बना हुआ इलाका है, आधार मजबूत है, सब कुछ है, आधार है, सेंटीमेंट है, चांसेस है मंत्री बनने का, तो लोग चाहते ही है ना। सर एक और सवाल है, बिना जातिगत समीकरण के साधे किसी भी उपचुनाव की चर्चा नहीं होती, ना तो चुनाव जीता जाता है ना तो चुनाव में उतरा जाता है। घाटशिला विधानसभा सीट जहां ट्राइबल की आबादी के साथ साथ कुड़मी वोट बैंक भी अच्छी खासी संख्या में है, तो अभी सर जो झारखंड में एक बवाल मचा हुआ हम कह सकते हैं, कुड़मी वर्सेस एसटी का, जो एसटी सूची में शामिल होने की मांग जो कर रहे हैं, इसका असर भी क्या घाटशिला विधानसभा चुनाव में दिख सकता है? क्योंकि लोग जयराम को कह रहे हैं कि इस आंदोलन के पीछे जयराम और जयराम की पार्टी है, और जयराम कह रहे हैं कि अगर अभी तक जो मीडिया में बातें आई हैं कि अगर संभव हुआ तो वो भी वहां पे कैंडिडेट देंगे, वहां तो इसका असर क्या पड़ेगा सर? थोड़ा इसको भी विस्तार से बता दीजिए। वहां देखिए विवाद वाला विषय है, फिर भी उस इलाके में अच्छी संख्या में, ठीक है, महत्व की संख्या है जी, लेकिन अगर ये बहरागोड़ा एरिया का चुनाव होता तो वहां का माहौल अलग होता। हाँ, घाटशिला का अलग है, बहरागोड़ा का बड़ा इलाका, चाकुलिया साहब इलाका, वो पूरा महत्व बेल्ट है, इसमें उसकी तुलना में कम है जी, ठीक है, कम है। तो एक तो कि वो उतना असर नहीं पड़ेगा। पिछले, इसका उदाहरण देखिए, पिछले चुनाव में जयराम महतो की पार्टी ने जब उसे खड़ा किया तो 8,000 वोट के आसपास, 8,000 के आसपास आया था, जो कि बहुत ही कम था, बहुत कम है। कहां 98 के आसपास था रामदास को, उसके बाद 22,000 कम कर देंगे, 22,000 कम कर देंगे तो बाबूलाल को था, हाँ बाबूलाल को था, तो दोनों का था है, और इनका 8 है, तो 8,000 बहुत बहुत कम रहता है, वो नहीं है। अगर पिछली बार भी जो महतो है उसका वोट जो है वो चला गया था जयराम के साथ जो था, तो जयराम जी का उनका अपना रहा है। इस बार देखना यह है कि वो खड़ा करते हैं कि चुपचाप से अपने हिसाब से सपोर्ट करते हैं किसी को, क्योंकि सर वो एसटी सीट है। हाँ, आपको कैंडिडेट तो एसटी ही देना पड़ेगा। हाँ, आप किसी महतो कुर्मी को आप वहां दे नहीं सकते हैं। तो यहीं पे इसीलिए मेरा ये सवाल था कि आखिर क्या होगा। और जब उपचुनाव होता है किसी भी प्रदेश में तो हर पार्टियां आंकना चाहती हैं। आज तो चूंकि एनडीए के साथ है तो एनडीए बहुत बड़ा है तो नहीं करेंगे, बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा, बल्कि कहेंगे ना है तो जो वोट पहले ही जो अभी दिख रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में भी ये तो मामला आ ही गया था जी।
अभी थोड़ा सा और खुलकर आ गया। ऐसी बात जी। नहीं है कि ये मुद्दा अचानक उठा है। ये मुद्दा पिछले चुनाव में था, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा जी। है। अब इतना ही है जो इम्पैक्ट है कि क्या जो पिछले चुनाव में जो महतो वोट भाजपा से खिसके और वो चला गया जयराम की ओर, महतो की चला गया है, या फिर जो वोट चला गया था, जो वोट उनका अपना बहन था जेएम के पास का है, तो क्या जेएम से इस बार जो पोलराइजेशन होगा वो वोट बाहर आ सकता है? यही सवाल सबसे बड़ा है। इतना आसान काम भी नहीं है। जिसको छिटकना था वो छिटक गया, है ना? जिसको जहां जाना क्योंकि था सर जो कुर्मी है वो भी बहुत बड़ी संख्या में जेएमएम को वोट करता आया है सर। हाँ, आज से हाँ, नहीं, हाँ। जब से पार्टी बनी है तो तब। ये इशू पिछले बार भी था, इसलिए बहुत ज्यादा उसका असर नहीं पड़ता। ये दिखेगा नहीं तो पिछले चुनाव में दिखता ना जी। जयराम महतो कई सारी ऐसी सीटें हैं सर जहां जेएमएम को अच्छी खासी वोट मिलते हैं और जिस समुदाय का जेएमएम का तो वोट बैंक दोनों था ना, दोनों था सर। जैसे अब अगर हम बात करें धनबाद बोकारो में टुंडी है, आप बारागोड़ा की आप बात कर चुके हैं, ईचागढ़ का आप बात कर चुके हैं, तो सर सारा जगह पर है। इतना होने के बावजूद अभी भी ऐसा नहीं है कि महतो वोट पूरा छिटक गया जेएम से और चला गया, ऐसा नहीं है। या बीजेपी से पूरा वोट निकल गया महतो का है, सब बना होता है। एक क्लास है, एक वर्ग है, नाराजगी अलग जगह पर है। और आज की तारीख में इसीलिए इस पूरे अभियान में है जयराम महतो की पार्टी तांत्रिक मोर्चा और आजसू, ये दो ही दल हैं जो खुलकर अपना अपना एजेंडा बता दिए और भाषाई आंदोलन में या रेल रोको आंदोलन में इसमें भाग ले रहे हैं। भाजपा भी चुप है, वो भी वॉच कर रही है, कांग्रेस जेएमएम भी चुप है। जेएम का भी अपना आधार बना हुआ है कि हमने तो रिकमेंड कर दिया था करके होता है। तो ये जोखिम कोई लेने वाला नहीं है। अगर स्टैंड ले लेता दोनों पार्टी ही स्टैंड ले लेती कि हमको ऐसा करना है तो पोलराइजेशन ज्यादा होता। लेकिन सर बीजेपी के जो विधायक थे नागेंद्र महतो, वो वहां पारसनाथ स्टेशन पर जयराम रहेंगे। हालांकि वो भी पुराने जेएमएम के नेता हैं सर। आपको भी पता है कि विधायक बनने से पहले वो जेएमएम की राजनीति बहुत बताना मुश्किल है। आज कोई जेएमएम में है, कल अभी लक्ष्मण टुडू आजसू में थे, वहां से फिर चले गए, बाद में आए जेएमएम भाजपा में आए, फिर भाजपा से एमएलए बने, वहीं से घाटशिला से बने हैं। तो ये सब चलते रहता है, इतना आसान काम नहीं है। तो इस आंदोलन का घाटशिला में उपचुनाव में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। में जो कुर्मी बहुल इलाका जब होगा, मेजोरिटी का होगा और मामला और गर्मा जाएगा, तब तक पॉलिटिकल पार्टीज का भी रुख सामने आ जाएगा। तो अगले चुनाव में भले दिखे, इस चुनाव में उसका बहुत ज्यादा असर नहीं दिखने जा रहा नहीं दिख रहा है। और एक और था कि अब पिछली बार चुनाव लड़े थे, ये भी वहां से बेसरा भी लड़ते हैं जी, लेकिन हाँ सफलता उनको नहीं मिली थी करके है। तो इस बार भी हमको नहीं लगता है कि वो चुनाव लड़ेंगे हैं करके है। तो ये सब चीज जो भी इस इशू पर एक फैक्टर बन गए हैं। महतो वाले में उनका बयान आया था, तो ये सब लेकर बहुत ज्यादा असर घाटशिला उपचुनाव में हम नहीं देख पा रहे हैं। अभी असर दिखता है। सर जब भी उपचुनाव होता है तो उसे लिटमस टेस्ट की तरह देखा जाता है। हालांकि आपने साफ कर दिया कि यहाँ जेएमएम को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, ना तो विपक्ष में जो भाजपा है, एनडीए है, उसको कोई फायदा होने जा रहा है। फिर भी झारखंड की राजनीति पर इस चुनाव के बाद जो कुछ बड़ा असर पड़ने वाला है सर, उसको कुछ पॉइंट्स के जरिए आप समझा दीजिए। देखिए फिर बता रहे हैं कि इसका जवाब भी आप दे चुके हैं, मैसेज कि है इसका खाली ब्लेम गेम पर असर पड़ेगा जी, बस उसका नंबर गेम से कोई उसको नहीं होने वाला है कि एक सीट कोई जीत जाए या हार जाए, उससे सरकार बदल जाए और एनडीए इसमें आ जाए, इससे कोई वो नहीं होने वाला है। पहला, इस चुनाव में एक चीज जो देखने के लायक रहेगा ये रहेगा है कि जयराम महतो की पार्टी का रुख क्या रहता है इस इलेक्शन में। अपना खड़ा करते हैं, सपोर्ट करते हैं, किसको करते हैं, खुल के करते हैं कि अंदर से सपोर्ट होता है, ये एक मायने रखेगा जो भी रहेगा जी होता है। एक दूसरा आजसू तो इनके साथ है जी, तो अगर जयराम महतो बीजेपी के खिलाफ में रहते हैं तो अपना खड़ा करते हैं तो उसका रुख अलग रहेगा। वो तोलेंगे अपना कि हमारा अपना आधार कितना बड़ा है जी। एक है बीजेपी के साथ जाते हैं तो वहां पर पहले से वहां पर है आजसू पार्टी वहां पर का है जी है, तो फिर तीनों एक ही खेमा आ जाएंगे, फिर वहां पर एक विवाद होगा महतो लीडरशिप का किसका का है, तो ये सब होगा। इसलिए इस इलेक्शन के बाद जो असर पड़ेगा वो यही पड़ेगा है कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है जी वही चलेगा। जिस जाने पर जो होता है कि आपके लोग थे, साधन का दुरुपयोग किया या
सेंटीमेंट वोट था, ये जी। तो सीट आपकी थी ही, जी ये सब रहेगा इंडिया से, ये सीट तो आपकी थी ही, इसलिए आप जीत गए तो कोई अचूबा नहीं। तो बीजेपी के पास से लूज करने के लिए कुछ नहीं है, गेन करने के लिए है। और अगर मार्जिन घटता है, जो जीत का मार्जिन है 22,000 वो घटता है, तब भी भाजपा इस आक्रामक तरीके से आएगी कि आपकी जो लोकप्रियता है इस सरकार की वो कम होती जा रही कम कम हुई है। और अगर गैप अगर बढ़ गया है तो सरकार हावी रहेगी कि सीट तो हमारी थी, देखिए गैप कितना बढ़ गया है। तो इसके बाद जीत का जो भी रहे, जीत का अंतर, हार जीत जो जीतता है, सिर्फ अगला 4 साल तक यही चलेगा। अगर कोई और उपचुनाव नहीं हुआ है, देखो सरकार की लोकप्रियता कम हुई है या बढ़ी हुई है, बस इससे ज्यादा कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। एक और पड़ सकता है जी। थोड़ा सा और है, जी 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 पार्टी के अंदर में अगर चंपा सोरेन के बेटे को, बाबूलाल सोरेन को टिकट नहीं मिलता है जी और वो फिर कुछ करते हैं, है ना, हम खड़ा होंगे, ये करेंगे है, तो उससे पार्टी के अंदर में एक आपस में मतभेद थोड़ा सा जी बढ़ सकता है। और अगर इनको टिकट मिलता है तो फिर उधर रमेश हांसदा कितना सहयोग करते हैं, आगे आते जी। हैं, ये मायने रखता है, अंदरूनी का होता है। लेकिन झारखंड की राजनीति पर ऊपर में पार्टी की अंदरूनी राजनीति पर फर्क पड़ेगा और उसमें परसेप्शन बनाने और बिगाड़ने में का ही रोल रहेगा है, उससे ज्यादा कुछ और असर नहीं दिखता है। जी सर, अनुसर थे जिन्होंने घाटशिला उपचुनाव पर हर एक अपडेट हमें देने की कोशिश की, क्या असर पड़ सकता है, इतिहास में उसके क्या क्या चीजें छिपी हुई थी, सारी चीजें बताने की कोशिश की। खैर, ऐसे ही हम आपको घाटशिला उपचुनाव पर पल पल का अपडेट देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्रभात खबर। हमें दीजिए इजाजत। जोहार। जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।